हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 12th की आपकी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, जिसमें हम उपनिवेशवाद और देहात को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके कुछ पेजेस हैं जिसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें ये पेज आपका है। इसके बाद में ये नेक्स्ट पेज है, इसको भी पढ़ लिया था, इसको भी पढ़ लिया था। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। यहाँ से आज हमको पढ़ना है वही जोतदार सॉरी जमींदारों की ओर से प्रतिरोध क्यों किया जाता था। हमने पढ़ा था कि जो जोतदार थे वो लोग क्या करते थे, कई बार जमींदारों की जमीनें जब नीलाम होती थी वो खुश होते थे, क्योंकि ग्रामीण इलाके में जमींदार के बाद अगर किसी की पकड़ मजबूत हो सकती है तो वो जोतदार की हो सकती है। और कई बार वो क्या करते थे, जमींदारों की जब जमीनें नीलाम होती थी तो जोतदार ही उनकी जमीनों को क्या करते थे, खरीद लेते थे। अब ये कॉन्सेप्ट ये आएगा, आपने देखा कि जमींदारों से उनकी जमीन उनको केवल कर संग्रह करता बनाकर छोड़ दिया, उनसे उनके किले छीन लिए, उनसे उनकी सेनाएं छीन ली, उनसे उनके न्याय करने के अधिकार छीन लिए, जिसकी वजह से वे कठपुतली की तरह हो गए। जैसा कंपनी शासन चाहती थी वो वैसे ही करते थे। और वहीं यहाँ पर जोतदारों को एक मौका मिल गया कि वो अपनी स्थिति को कैसे और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए जब जमींदार के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो जमींदारों ने इसका प्रतिरोध भी किया। प्रतिरोध का मतलब है विरोध। कहता है आगे कि भाई किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। यहाँ पर बताते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग ऐसे थे जो जमींदारों को सपोर्ट करते थे, बहुत सारे ऐसे किसान थे। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन क्या कहते हैं आपके दबावों से उबरने के लिए कई रास्ते निकाल लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है आपके पेपर में कि जमींदारों ने अपनी जमीनों को नीलाम करने से बचाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए, क्या रणनीति अपनाई। ये 4 नंबर से 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का तो आता ही आता है, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है आपका फर्जी बिक्री। इसमें सबसे पहले क्या करवाते थे, ये फर्जी बिक्री। जैसा कि बताया फर्जी बिक्री जो थी एक ऐसी तरकीब थी, इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्तमान राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपने माता को दे दिया। अब माता को क्यों दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय लिया था कि वह स्त्रियों की संपत्ति नहीं छीन सकती या नहीं छीना जाएगा। ठीक है भाई, पहला हथकंडा वर्तमान राजा ने क्या अपनाया। दूसरा देखो, फर्जी बिक्री तो थी एक तरकीब, उसके अलावा क्या बताया है, उसके अलावा बताया है कि भाई अपनी माता के नाम पर या कर दी थी वर्तमान क्षेत्र के जमींदार ने, ताकि उनकी अंग्रेजों ने कंपनी ने ये निर्णय लिया था कि हम क्या करेंगे, स्त्रियों के नाम की संपत्ति नहीं छीनेंगे। फिर दूसरे कदम के तौर पर उनके एजेंट से नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया गया। अब जब भी बिक्री होती थी, फर्जी बिक्री नहीं, बिक्री जब भी होती थी, जब भी जमीनों को नीलाम किया जाता था तो उस जगह पर एजेंटों, जो एजेंट आते थे यानी जो खरीदार आते थे उसको एजेंट कहा गया है, उनकी प्रक्रिया में जोड़ तोड़, उनको किसी भी तरीके से भंग करने की कोशिश की जाती थी। भंग करने का मतलब है या तो उनको भगा दिया मारपीट करके, या घुसने ही नहीं दिया गांव के अंदर। दूसरा तरीका ये था कि अपने खुद के एजेंट भेजकर फर्जी बिक्री करा दी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न करने पर बकाया राशि जो थी वो बढ़ती गई और भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया। तो जमींदार के आदमियों ने ही क्या किया, उन जमीनों को खरीद लिया। कैसे खरीद लिया, पहले तो उन्होंने ऊंची ऊंची बोली लगाई और संपत्ति खरीद ली, और आगे चलकर उन्हें खरीदने की जो राशि अदा करने की बात थी वो देने से इनकार कर दिया, या फिर देते ही नहीं थे वो, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उस भू संपदा को फिर बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदारों के एजेंट ने उसे खरीद लिया और फिर रकम अदा नहीं की गई, और इसी प्रकार से नीलामी बार बार होती थी, जिससे नीलामी प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं लेता था और कोई आगे चलकर जमीन को खरीदने नहीं आता था। ऐसे में जमींदार क्या करते थे, अपने ही लोगों को भेजकर फिर इस जमीन को सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। आई बात समझ में। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी या दोहराई जाती रही, और आपका अंत में राज और नीलामी के समय में जो बोली लगाने वाले लोग हैं थक गए, क्योंकि उनको पता है हर बार एक ही जमीन खरीदने आ रहे हैं, बिच तो नहीं रही है। जब किसी ने बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ता था, जमींदारी उसको ले लेता था। जमींदार कभी भी राजस्व को पूरा अदा नहीं करता था। समझ में आ रहा है आपको।
जमींदार जानबूझ के भी अदा नहीं करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही इस मामले में इकट्ठी बकाया राशि राजस्व को वसूल पाते थे, यानी जो भी राशि बकाया रह गई तो रह ही जाती थी। और कई बार तो जमींदार जानबूझकर भी जितना उनको क्या करना चाहिए था, देना चाहिए था, वो नहीं देते बकाया राशि। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? कहता है ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। ऐसे सौदे क्या हुए? बड़े पैमाने पे हुए। 1793 से 1801 के बीच में बंगाल में 4 बड़े जमींदारों ने वर्धमान की जमींदारी उसमें से भी एक मतलब उनमें उनमें से ही एक थी, ठीक है। अनेक बेनामी खरीदारी की गई। बेनामी खरीदार यानी बिक्री की बोली तो लगा दी, खरीद तो ली, परंतु अंत में जो खरीदार कौन है पता ही नहीं, इसीलिए ऐसी खरीदारी को बेनामी खरीदार कहा गया, ठीक है भाई। जिसमें कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई, नीलामी की गई और कुल बिक्री का 15% जो थी वो कितनी कैसी थी? नकली थी। जितनी भी बिक्री हुई उसमें 15% कैसी थी? नकली थी। जमींदार लोगों ने और भी कई तरीके अपनाए और अपनी जमींदारी की जो जमीन थी उसको छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीदने के लिए आता था तो उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। फॉर एग्जाम्पल ये जमींदार है, समझना, ये जमींदार है, ये उसकी जमीन है। अब ये जमीन किसी ने बाहर वाले व्यक्ति ने क्या कर ली? खरीद ली। तो यहाँ अब जमींदार तो खेती नहीं करेगा, ये करते थे किसान। ये किसान क्या थे? इस जमींदार की बात ही नहीं मानते थे। ये पुराने जमींदार के प्रति वफादार थे, ये उसकी बात नहीं सुनते थे, अपने हिसाब से काम करते थे और जिसकी वजह से फिर सीधी सी बात है खेती नहीं की किसी ने, तो खेती नहीं की कर तो चुकाना है, फिर कैसे चुकाओगे? तो ऐसे तरीके भी अपनाते थे वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो पुराने जमींदार थे उनके प्रति वो निष्ठावान रहते थे और नए जमींदारों की बात नहीं मानते थे, उनकी आज्ञा नहीं मानते थे, उनके हिसाब से नहीं चलते थे, ठीक है। उनकी बात नहीं मानी जाती थी, किसान नहीं मानते थे, खेती नहीं करते थे। अब ऐसे में तो उसको कर तो देना ही है अंग्रेजों को, कंपनियों को। अब सीधी सी बात है, जमींदार क्या करेगा? तो उसको मजबूरन वो जमीन दोबारा छोड़कर चले जाता था या उस जमींदार को ही देके वापस चला कि भाई तुम ही ले लो, मैं ले रहा ही। जो भी पैसा उसको मिल जाता था मिल जाता था, बाकी चला जाता था। इसके अलावा तो पुराने जमींदार आपका लठियाल नए खरीदारों को, लोगों को मारपीट कर भगा देते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पुराने रैयत बाहर के लोगों को, यानी जो किसान थे वो बाहर के लोगों को जमीन पर आने ही नहीं देते थे। समझ में आ रहा है ना? नए खरीदार के लोगों को जमीन में घुसने नहीं देते थे। वह अपने पुराने जमींदार से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते थे, महसूस करते थे और उनके प्रति वफादार बने रहते थे और ये भी मानते थे कि पुराने जमींदार ही उनके अन्नदाता हैं, यानी इनकी वजह से हमें अनाज मिल रहा है क्योंकि हम इनकी ज़मीनों पर कई सदियों से काम करते आ रहे हैं। और वह उनकी प्रजा थी, वो उनकी क्या है? प्रजा थी, वो उनके मालिक है एक तरीके से, है ना। जमींदारी की बिक्री से तादाद में गौरव को भी क्या लगता था? धक्का पहुंचता था, इसीलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जाते थे। यानी कोई दूसरा जमींदार कल को जमीन खरीद भी लेता था ना, तो ये जमींदार उस जगह को छोड़ के जाते भी नहीं थे क्योंकि भाई सदियों से यहाँ रहे, ये नहीं जाते थे उस जगह को छोड़कर। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई जमींदार अपनी जमीन को नीलाम होने से कैसे कैसे बचा रहा है, ये कॉन्सेप्ट था इस वाले पूरे टॉपिक में। क्लियर हो जानी चाहिए सभी को, ठीक है भाई। कहता है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों ने मंदी की स्थिति को समाप्त हो गई, यानी 19वीं शताब्दी में जो अनाज था उसकी कीमत बढ़ने लगी और इसीलिए 1790 के दशक के आपके उस काल में तकलीफ झेलने वाले लोग क्या हो गए? थोड़े से सफल हो गए, आगे चल के उनकी कीमत क्या हो गई? वो बढ़ गई फसलों की। और फिर उन्होंने अपनी सत्ता को दोबारा से मजबूत बना लिया, यानी 1790 के टाइम में जो लोग कमजोर पड़ने लगे थे, धीरे धीरे जमींदार, धीरे धीरे उनको अच्छा टैक्स मिलने लगा और वो भी धीरे धीरे टैक्स पे करने लगे, तो उनकी स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी। राजस्व के भुगतान संबंधित नियमों को कुछ लचीला भी बना दिया गया। फलस्वरूप ये था कि जमींदारों की सत्ता अधिक मजबूत हो गई, लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक में घोर मंदी के हालात में जमींदारों के भट्टे बैठ गए थे। देखो, शुरू में तो जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तो दो चीज़ें हमने देखी। पहली चीज़ क्या देखी? पहली चीज़ हमने देखी कि जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है, टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, ज़मींदार टैक्स चुका नहीं पा रहा, पहली बात तो ये।
दूसरी दिक्कत इसके सामने क्या आ रही है कि भाई जो फसल हो रही है ना उसकी वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से और इनकम नहीं हो रहा तो टैक्स। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, फसल की जो वैल्यू थी वो बढ़ने लगी, जिससे उसको पैसा ज़्यादा मिलने लगा और उसकी कीमत आसानी से वो क्या कर देता था, अदा कर देता था। क्लियर है? अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे जब हम खुद ही पढ़ते थे, 5वीं रिपोर्ट वाला। ये याद रखना है 5वीं रिपोर्ट क्या थी, आपसे पेपर में क्वेश्चन बने। और साथ ही साथ ये भी बनेगा कि ब्रिटिश संसद में ये विवाद का आधार किस प्रकार बनी। ब्रिटिश संसद में ये विवाद का आधार किस प्रकार बनी। तो जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तन विस्तृत विवरण का एक रिपोर्ट दिया गया है। देखो यहाँ पर बताता है। अब क्या होता था, मैंने आपको बताया था पहले की क्लास में कि यहाँ पर ब्रिटेन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अधिकार लिए थे भारत में व्यापार करने का प्लस में शासन करने का। सारी बात समझ में। लेकिन ये इनको परमिशन कौन देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्हें सहायता कौन देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे टैक्स लेती थी और यहाँ से जो भी टैक्सेस को मिलता था उस हिसाब से कुछ ना कुछ हिस्सा ये वहां पर भी देती थी। सारी बात समझ में आपको। लेकिन क्या हुआ आगे चलकर, आगे चल के ये देखा गया कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार और शासन कर रही है भारत पे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी रिपोर्ट बनाकर वहां पर पेश करना पड़ता था कि हम कैसा शासन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कुछ कुछ सालों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको अपनी तरफ से ब्रिटेन को यानी ब्रिटिश की संसद को रिपोर्ट बना के देनी पड़ती थी, हम कैसा शासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही 5वीं रिपोर्ट काफी पॉपुलर होती है, देखो लिखा भी हुआ है, सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्यों पेश की जाती थी, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने उसको अधिकार दिए थे भारत में शासन करने का। तो इसीलिए किस प्रकार का शासन हो रहा है भारत में, इसकी जानकारी समय समय पर रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती थी उनको। ठीक है भाई, यह उन रिपोर्टों में से एक 5वीं, देखो ऐसी रिपोर्ट जाया करती थी, उन्हीं में से एक रिपोर्ट थी जिसे 5वीं रिपोर्ट कहा गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप के विषय में तैयार की गई थी। सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा 5वीं रिपोर्ट क्या थी, तो सबसे पहले बोलोगे 1813 में ब्रिटेन की संसद में पेश की गई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत में किस प्रकार से इसका प्रशासन चल रहा है, कैसे शासन कर रही है, कैसे कार्य क्रियाकलाप चल रहे हैं इसके, इसकी रूपरेखा थी, ये तैयार हुई और ये 5वीं रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। ये जो 5वीं रिपोर्ट है ये 1002 पेजों की थी, 1002 पेजों की थी और इसमें 800 से अधिक आपके पृष्ठ में परिशिष्टियों थी, जिसमें जमींदार और रैयत की अर्जियां थी। इसमें किसान और जमींदारों की अर्जियां थी, रिक्वेस्ट थी। अरे बात समझ में। और ये अलग अलग जिलों से थी, अलग अलग क्षेत्रों से थी। उस पे अलग जो कलेक्टर थे उनकी रिपोर्ट थी, राजस्व का विवरण था, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें वर्णन की गई थी। और ये जो बंगाल के जो अधिकारी थे, अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व और साथ ही साथ में न्यायिक प्रणाली पर लिखी गई रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट बेसिकली कर व्यवस्था के ऊपर क्या की गई थी, लिखी गई थी। आगे बात समझ में, रिपोर्ट के बारे में 5वीं रिपोर्ट क्या थी। आगे कहता है कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, तभी इंग्लैंड ने उनके क्रियाकलापों से बारीकी से नजर रखने लगी थी। देखो कंपनी पहले तो व्यापार करती थी, लेकिन जैसे ही 1760 के दशक में, यानी आपको मैंने बताया था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और फिर 1762 में बक्सर का युद्ध हुआ, 62-64 के आसपास। तो जब ये युद्ध हुआ, 64 में हुआ था, जब ये युद्ध हुआ 64 के टाइम पे, तो उसके बाद से ही जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा शासन कर रही है इसको देखती थी, इसका जांच करती थी कौन, ब्रिटेन की संसद। और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। देखो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि भारत और चीन दो बड़े देश हैं और इन दोनों देशों से व्यापार करने का जो अधिकार है ना वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है। तो गलत बात है, उसी को क्यों मिला है। देखो आगे क्या कहते हैं, वह चाहते थे कि उसे शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत कंपनी को एकाधिकार दे रखा है। एकाधिकार मतलब केवल कंपनी को ही अधिकार दे रखा है कि वो भारत और चीन के साथ व्यापार कर सकती है, बाकी कंपनियों को नहीं दे रखा।
सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा है, बाकियों को क्यों नहीं दे रखा? बाकियों को भी अधिकार मिलना चाहिए, बाकियों के साथ पूरा व्यवहार हो रहा है और शाही फरमान देकर इसे रद्द कर दो ताकि बाकी लोग भी व्यापार कर सकें। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापारों में हिस्सा लेना चाहते थे। यानी बहुत से लोग ऐसे थे जो भारत से व्यापार करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भारत से जो भी व्यापार होता था उससे इनको क्या मिलता था? लाभ मिलता था। ठीक है भाई। आगे क्या कहता है? और ब्रिटिश या ब्रिटेन के उद्योगपति विनिर्माताओं के लिए भारत के बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। यानी वो चाहते थे कि और लोगों को भी भारत में व्यापार करने का क्या मिले? अधिकार मिले। कई राजनीतिक समूह को तो ये तक कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का जो लाभ है उसका लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, पूरे ब्रिटिश को नहीं। ये भारत में जो जीत हासिल हुई है अंग्रेजों ने, उसका लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, पूरे ब्रिटेन को नहीं मिल रहा। आ रही बात समझ में? और कंपनी के कुशासन, कुशासन मतलब बुरा शासन और अच्छी व्यवस्था से प्रशासन ना होने की सूचना ब्रिटेन में जो है आपका गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। गर्मा गर्म बहस छिड़ने का मतलब है जब ये 5वीं रिपोर्ट पेश हुई तो बहुत से लोग ऐसे थे जो वहां पर इस बात को लेकर कह रहे थे तो देखो कितना गलत कर रही है ये, एक तो उन पे अत्याचार कर रही है, उनसे टैक्स भी ले रही है, और टैक्स ले रही है वो तो ठीक है, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? इसी को मिल रहा है, व्यापार का अधिकार भी उसी को मिला हुआ है। इसीलिए बहुत से लोग क्या कर रहे थे? इस बात का विरोध कर रहे थे ब्रिटेन की संसद के अंदर कि भाई व्यापार का सारा लाभ किसको मिल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कंपनी के कई अधिकारी तो ऐसे थे जो लोभ और लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्र में काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी दिखा रहे थे। आपको पता है पहले समाचार छपते थे, उस समाचार पत्र में ये छापा गया ब्रिटेन के अंदर कि भाई जो कंपनी है वहां पर शासन कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का मतलब है जैसे 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो उसको ईमानदारी से 50 रुपये खुद रखने चाहिए और 50 रुपये भेजने चाहिए, तो 25 रुपये भेज रही है, और जो ये 25 रुपये भेज रही है बाकी 25 रुपये अपनी जेब में डाल रही है, तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। ज्यादा लाभ वो खुद रख रही है। ओके, आगे कहता है ब्रिटिश संसद ने भारत की कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अनेक अधिनियम पास किया। अब यहाँ पर क्या होता है? ब्रिटेन में अब कई सारे नियम भी पास हो गए इसी बात को लेकर। ठीक है भाई। और कंपनी को बाध्य किया गया यानी मजबूर किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजेगी, और कंपनी के कामकाज के जांच के लिए कई कमेटियां यानी समिति जो है उसको नियुक्त किया गया। अब आप शासन कैसा कर रहे हो इसकी जांच होगी और उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। ठीक है भाई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? वेरी गुड। आगे देखेंगे, कहता है आगे कि 5वीं रिपोर्ट में एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें जो एक आपका प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। प्रवर समिति मतलब वहां की स्थानीय समिति द्वारा तैयार की गई थी, और यह रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप को ब्रिटिश संसद में गंभीर विवाद का आधार बनी। अब समझ पा रहे हो आप कि गंभीर विवाद का आधार क्यों बनी? क्योंकि इसमें जो लिखा था, इसमें एक तो अर्जियां लिखी थी जमींदारों की, किसानों की, जो कि ये दर्शा रही थी कि वहां पर टैक्स तो बहुत वसूला जा रहा है परंतु लाभ ब्रिटेन को नहीं मिल रहा है। देखो कहता है 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बंगाल में क्या हुआ, इस बारे में हमारी अवधारणा लगभग 150 शताब्दी यानी लगभग 150 साल पहले की है, और इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर हम काफी चीजें उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर यानी बनती सुधरती रही है, वहां पर शासन कैसा होता था कैसा नहीं होता था हम इसका अंदाजा लगा पा रहे हैं। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य, यानी जो भी डेटा इसमें लिखा गया है 5वीं रिपोर्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो डाटा था जो अंग्रेजी अधिकारी खुद पेश कर रहे थे। तो ऐसा भी नहीं था अंग्रेजी अधिकारी, एक तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो अंग्रेजी अधिकारी थे। ऐसा भी नहीं था कि अंग्रेजी अधिकारियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इन्वॉल्वमेंट तो था, उनके द्वारा ही पेश की गई थी। लेकिन ऐसी ऐसे की सरकारी रिपोर्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। देखो जो भी रिपोर्ट है उसको हमें कैसा पढ़ना चाहिए? सावधानी से पढ़ना चाहिए। कहता है यह जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी थी। हम सबको पता है ये रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की संसद के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का स्वरूप प्रस्तुत हो इसके लिए लिखी गई थी। सारी बात समझ में? वास्तव में आधुनिक शोध से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्क और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता, और बहुत से लोग तो इसकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इसको तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में
बनाकर भेज दिया। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल के औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखा कि भाई बंगाल में जमींदारों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उनके अभिलेखों से और जिला के जो स्थानीय डेटा था उसको भी हम देखकर हम इजीली पता लगा पा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर उनका शासन होता था। कंपनी का कुशासन था, कोई शक नहीं है, और इसकी आलोचना करने पर बहुत से लोग तुले तुले हुए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो ये बहुत से लोग ऐसे थे जो क्या करना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके शासन को अच्छा नहीं बता रही थी। वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अरे बात समझ में? जमींदार भी चाहते थे क्योंकि जमींदार की सत्ता खुद ही खत्म हो रहे थे, है ना। और जमींदार की केवल सत्ता नहीं खत्म हो रही थी, जो ग्रामीण ढांचा था सदियों का, वो सारा ढांचा भी चरमरा रहा था। अरे बात समझ में? और कभी भी समाज में जब नई व्यवस्था आती है तो हमेशा उसका विरोध होता है। आज आप लड़कियां पढ़ रहे हो, आपको इजीली आपके माँ बाप 10वीं 12वीं कॉलेज ग्रेजुएशन इवन नौकरी तक करवा रहे हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब महिलाओं को केवल 4 दीवारी में बंद रखा जाता था। तो जब महिलाओं के लिए शिक्षा इंट्रोड्यूस किया गया था, तुम्हें क्या लग रहा है, उसका विरोध नहीं हुआ था, उसका विरोध हुआ था। ऐसे ही अंग्रेजी शासन जब भारत में आया तो उसका भी बहुत प्रतिरोध हुआ था। अरे बात समझ में? जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुदाल और हल के बारे में। देखो, कुदाल है फावड़ा और हल है किसान का हल। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक तो हम पढ़ेंगे संथाल के बारे में, और साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे पहाड़ी लोगों के बारे में। ठीक है भाई, पहाड़ी लोगों के बारे में अब ध्यान से समझेंगे। आइए अब हम बंगाल की जो आपकी गीली जमीन से हटकर सूखे आंचल की ओर जाते हैं, यानी अब ऐसे इलाके पे जाएंगे जो पर्वतीय इलाके हैं थोड़े। और यहाँ पर झूम खेती होती थी। झूम कृषि का मतलब पता ही है आपको, जो पहाड़ों पर स्लोप वाली खेती होती है, सीढ़ी नुमा, उसे बोलते हैं हम झूम खेती। कुछ ना कुछ बेटा अभी बताएंगे संताल के। ठीक है, देखो कहता है कि आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर विस्तृत थे। हम अब ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो खेती नहीं करते लेकिन फिर भी अपना गुजर बसर कर रही है, ऐसे लोग। ठीक है भाई, आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों के, जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों के आसपास कुछ जंगल थे। उन जंगलों में कुछ लोग रहा करते थे, उन्हें पहाड़ी लोग कहा गया है। आप पहाड़ी इलाका, नीचे डायग्राम भी देख पाओगे आप उसका, अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो राजमहल की पहाड़ियाँ, यानी राजमहल था यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ में पर्वतीय इलाका था। कहता है इसके अलावा चरगाह उस अर्थव्यवस्था में समाये गए। चरगाह का मतलब होता है जो पशु चारक, ये थोड़े बहुत पशु पालते थे, पशुओं पे निर्भर थे, जंगलों पे निर्भर थे। ठीक है भाई, चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले राजमहल की पहाड़ियों के बारे में कहता है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बुकानन, अभी हम पढ़ेंगे बुकानन कौन था। देखो लेफ्ट हैंड में आपके दिख जाएगा बुकानन कौन था। बुकानन एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, राजमहल की पहाड़ियों का दौरा करता है, यानी यहाँ पर सैर करता है, एक बार जाता है। उसके वर्णन के अनुसार उसको पहाड़ियां अभेद लगती थी, बाकी से डिफरेंट लगती थी। क्या कहता है आगे कि यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था। कैसा इलाका था? खतरनाक, जहां पर बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे, बहुत कम लोग जाते थे। बुकानन जहां भी गया उसने वहां के निवासियों से कैसा व्यवहार पाया? शत्रुतापूर्ण। शत्रुतापूर्ण का मतलब है दुश्मनी भरा, जहां पर लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, चीज की उससे, उसका अच्छे से स्वागत नहीं किया। वह लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थी। आशंकित होने का मतलब है उनको ऐसा लगता था कि ये हमारी जासूसी करने आए और हम पे हमला कर देंगे और हमसे ये जगह छीन लेंगे। तो ऐसे आशंकित थे कि उनसे बातचीत करने को कोई तैयार नहीं था। उदाहरण के तौर पर वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे, यानी जब वो आए तो वो चले गए उस जगह से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा पहाड़ी लोग कौन थे, बुकानन वहां पर गया तो क्यों गया, और गया तो क्या फायदा हुआ उसको, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले बुकानन कौन था इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक, तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, जो भारत आया था और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक इसने कार्य किया। मैं आपको बता दूं, अंग्रेज यहाँ की जलवायु पर नहीं रहते थे, वो जहाँ रहते थे वह ठंडी जलवायु थी, यहाँ गर्म था, तो वो बहुत जल्दी बीमारी उनको लग जाती थी। उनको बहुत ज़्यादा वायरस इन्फेक्शन फैलने का डर रहता था।
यहाँ से उनका कल्चर सब कुछ अलग था। इसकी वजह से उनका इलाज करने के लिए उनके साथ डॉक्टर आया था, वो डॉक्टर था एक तरीके से। ये डॉक्टर भी था और भी कुछ था, देखो क्या बताते हैं। कुछ वर्षों तक वो भारत में रहा और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी के शल्य चिकित्सक, शल्य मतलब समझते हो? स्किन, स्किन होता है शल्य, ठीक है? उसका डॉक्टर रहा और साथ ही साथ में कलकत्ता, जिसे वर्तमान समय में कोलकाता कहते हैं, उसमें प्रवास के दौरान यानी वहां पर जब वो रह रहा था, उस दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना करी। पेपर में आता है क्वेश्चन इसके बाद। इसकी स्थापना करी, चिड़ियाघर की स्थापना करी, जो कलकत्ता के अलीपुर चिड़ियाघर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? अलीपुर चिड़ियाघर कहलाता है। वह थोड़े समय के लिए वनस्पति उद्यान प्रभावी रहे, देखो क्योंकि ये डॉक्टर थे और बहुत सारी जड़ी बूटियां इनको वहां से मिलती थी, इसीलिए उन्होंने, चिड़ियाघर आसपास था, वहां पर जंगली इलाका था तो चिड़ियाघर बना दिया। बना क्या दिया? चिड़ियाघर, तो है ना, पशु वगैरह वहां रहते थे। आगे क्या कहते हैं? बंगाल सरकार के अनुरोध पर, बंगाल सरकार के अनुरोध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में आने वाली भूमियों का इन्होंने सर्वेक्षण किया था, सर्वे किया था इन्होंने उस पूरे क्षेत्र का, ठीक है भाई। और साथ ही साथ में 1815 में वो बीमार हो गए यहाँ पर रहते रहते और फिर इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात उनकी जायदाद के वारिस बन गए और उनके वंश का जो नाम था वो आपका हैमिल्टन अपना लिया, इसीलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। आपको अगर पूछ ले कोई कि बुकानन किस वंश से था या बुकानन हैमिल्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उनके वंश का नाम है। वैसे फ्रांसिस बुकानन इसका नाम था, 1794 में आया था, आप सबको पता चल गया होगा, ठीक है भाई। अब पता चल गया कौन था बुकानन। देखो बुकानन जब यहाँ पर इतने सालों तक रहा तो उसने अपनी पत्रिका यानी डायरी लिखी। उसमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, जब अब आज के ज़माने में तो लोग क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, हे गाइस आई एम हियर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, तो वो डायरेक्टली इसके बारे में चर्चा करने लगते हैं कि हम इसके बारे में बात करेंगे, और वो एक तरीके से यूट्यूब पे अपलोड करके या किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड करके उसको फॉर फर्दर वो सेव कर लेते हैं, जब मन करता है उसको देख लेते हैं। तो पहले का जो व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था वो उनका डायरी था, उस पत्रिका में ही वो लिखा करते थे। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो और साथ ही साथ जब आज के ज़माने में हम उस डायरी को पढ़ते हैं तो हमें उस समय की झलक मिलती है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ देखी, ऐसी देखी। इसीलिए उनकी जो डायरी उन स्थानों के बारे में हमें जानकारी देती है, ठीक है भाई। जहाँ जहाँ उन्होंने भ्रमण किया उसके बारे में उन्होंने लिखा है, लोगों से उनकी जो मुलाकात की, उनके रीति रिवाज को उन्होंने देखा, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें लिखी, क्योंकि वो बाहर के थे, भारत के नहीं थे। तो जब वो कई चीज़ों को देखते थे तो उनके मन में सवाल आता था, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आप अपने कभी भी गाँव जाते हो तो जनरली आप अपनी शादी देखते हो, लेकिन आपने फिर किसी अपने स्कूलिंग फ्रेंड की शादी को वहाँ पर देखा, तो आपको उनके कल्चर में ना डिफरेंट दिखेगा। वहाँ की रस्में कुछ अलग होगी, आपके यहाँ होने वाली रस्में कुछ अलग होंगी। वो तो शादी ही रही है दोनों केस में, लेकिन रस्में अलग हैं, तो हमको काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पर वो भारतीय लोगों से मिल रहा था, यहाँ के कल्चर से जब वो इंट्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ के लोगों से जब वो अवगत हो रहा था, तो उसके सामने कई सारे प्रश्न आए, ठीक है भाई। और किंतु हमेशा उत्तर देने में वो सहायक नहीं होता था, यानी हर चीज़ें लॉजिकली उसे पता चले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि हम हमेशा नहा धोकर ही पूजा क्यों करते हैं, तो इसका आप सिंपल सा उत्तर बोलोगे कि भाई इससे क्या होता है, हमारी गंदगी दूर हो जाती है, गंदगी दूर हो जाती है और हम अपने अपने आप को साफ सुथरा, शरीर से बदबू आएगी, आप ध्यान लगाओगे तो कितना खराब लगेगा। तो आप फिर अपने मन की भी स्वच्छता हो जाएगी और तन की भी स्वच्छता हो जाएगी, और आप फिर ईश्वर को स्मरण कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो उनकी डायरी उनके समय का एक क्षण ही नहीं है, उनके बारे में तो बताती है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देती है, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत जानकारी देती है। आ रही बात समझ में? अब भाई क्योंकि केवल एक व्यक्ति की रिकॉर्ड के बारे में पढ़ना, उन लोगों के बारे में जानकारी लेना, ये ज़्यादातर ठीक नहीं है, मैं तो डायरेक्टली कहूँ। देखो आगे और भी कहता है, आगे कहता है यदि हम 18वीं शताब्दी के 28वीं शताब्दी के आपके परवर्ती दशकों में, परवर्ती का मतलब बाद के दशकों में, पूर्ववर्ती मतलब पहले, ये परवर्ती की बात हो रहा है, बाद के दशकों के अभिलेखों को देखें तो हम जान पाते हैं कि पहाड़ी लोग
को पहाड़ी क्यों कहा जाता था, पहाड़ी लोगों को पहाड़ी क्यों कहा जाता था, इसका उत्तर अब मिलेगा। क्योंकि वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे, वह जंगलों की उपज से अपना गुजर बसर करते थे, वो झूम खेती करते थे। तो पहाड़ियों लोगों को पहाड़ी इसलिए कहा गया क्योंकि वो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रह रहे हैं, जंगल पे निर्भर है और उसी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं। वह जंगल के छोटे से हिस्से को, झाड़ियों को काट कर, साफ करके, घास फूस को जलाकर, जो कि आपकी ततन एंड दहन कृषि थी, ज्योग्राफी में जो आपने पढ़ा था, जमीन को साफ कर लेते थे और उसकी राख जो होती है, जलाने के बाद जो राख होती है उसको वहीं छोड़ देते थे। वो पोटाश का काम करती थी और वो जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है क्योंकि उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। जमीन उपजाऊ बनने जाती थी और वो कई वर्षों तक उस पर खेती करते थे और जैसे ही उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती थी, वो उस स्थान को छोड़कर फिर नए स्थानों की तलाश में चले जाते थे। और इस तरीके से अपने खाने के लिए वो तरह तरह की दालें, ज्वार बाजरा ये सब उगाते थे और वे अपनी कुदाल से जमीन को खुरच लेते थे। अब देखो, तो कुदाल किसका है, पहाड़ी लोगों का प्रतीक है, और जो अभी आगे हल आएगा वो संथालों का प्रतीक होगा। क्योंकि कृषि करने के लिए ये किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कुदाल का, जो जमीन को खुरचती है। ठीक है भाई। कहता है कुछ वर्षों तक उन्होंने जमीनों को साफ की, उन जमीनों पर खेती की और फिर कुछ वर्ष खेती करने के बाद में क्योंकि उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई तो उसको वो परती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे, जिससे जमीन की जो खोई उर्वरता क्षमता थी वो धीरे धीरे वापस आ जाती थी। ठीक है। आगे देखो, कहता है उन जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे, बेचने के लिए, फूल का नाम है महुआ के फूल, खाते थे वो, बेचने के लिए रेशम का कोया, राल, काठ कोयला, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो जंगल से प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई। और साथ ही साथ में काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां भी इकट्ठी करते थे, पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे उगाते थे और या तो प्रति जमीन पर घास फूस की जब हरी चादर बिछ जाती थी तो वो पशुओं को चराते थे, अपने जानवरों को। ये क्या करते थे, या तो पेड़ों के नीचे हरी हरी घास उग जाती है उस पर चराते थे, या जिन इलाकों में वो नहीं, कोई नहीं रहता था, खाली पड़े थे, तो वहां पर वो खेती किया करते, वो वहां पर पशुओं को चराते थे। इसके साथ साथ शिकार करते थे, झूम खेती करने वाले थे, खाने के पदार्थ को बांट के खाते थे वो लोग, काठ कोयला बनाने वाले, इसके अलावा रेशम के कीट को पालने वाले थे पहाड़ी लोग। और इनकी जिंदगी पूरी तरीके से घनिष्ठ रूप से जंगलों पर आधारित थी। ये वही पदार्थ है जो जंगल से प्राप्त करते थे, आप गूगल पे इसको सर्च कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा वह इमली के पेड़ों के नीचे क्या करते थे, अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे और आम के पेड़ के नीचे छांव में वो आराम करते थे। आम का पेड़ थोड़ा घना होता है, याद रखना है। पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और वह वो जो भूमि थी, जंगल जो था, वो उनकी जीविका का आधार था। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी पे निर्भर थे। वह बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे, इसीलिए शायद उन्होंने बुकानन का भी प्रतिरोध किया, उससे अच्छे से बात नहीं करी। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखने का काम करता था, आपसी झगड़ा विवाद इन सबको निपटाता था। साथ ही साथ में अन्य जनजातीय मैदानी लोगों के साथ में लड़ाई छिड़ने पर अपनी जो भी कबीले हैं उसका क्या करता था, वो अगुवाई करता था। क्योंकि आपको बताइए पहाड़ियों के आसपास रहते थे, खेती ज़्यादा नहीं करते थे, तो खाने की कई बार दिक्कत भी होती थी, तो ये मैदानी इलाकों में हमला कर देते थे और मैदानी इलाकों में हमला करके वहां से सामान लूट कर आ जाते थे ये पहाड़ी लोग। साथ ही साथ इनकी राजमहल की पहाड़ी के लिए जो रास्ता था ना, वो पहाड़ी लोगों के यहीं से था, तो जो भी वहां से जाता था ना, तो उससे चुंगी कर लेते थे। चुंगी कर मतलब टोल टैक्स। ठीक है भाई। टोल टैक्स को कहते हैं चुंगी कर, कि आप उस रास्ते से जा रहे हो, इस बात का टैक्स दो, और टैक्स नहीं दोगे तो आपसे लूट लिया जाएगा आपका सामान। तो अब सीधी सी बात है, अगर 100 किलो अनाज ले जा रहे हो, 10 किलो दे दो, 100 किलो बच जाएगा, बाकी बच जाएगा, है ना। तो और ये उस बात का भरोसा भी दिलाते थे उनको कि अगर आप टैक्स दे दोगे ना तो आगे आपको कोई नहीं लूटेगा, ये हमारी गारंटी है ना, कोई नहीं लूटेगा। ये नियम बना था कि देखो देखो कहता है इन पहाड़ियों का अपना अपना के मूल धार इन्होंने बना रखी थी, धार बना रखी थी, यानी इसके आसपास ही रहते थे। पहाड़ी लोग जो है बराबर उन मैदानों पर, देखो पहाड़ी लोग मैदानी इलाकों पर हमला करते थे जहाँ किसान बसकर रहते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, और पहाड़ी लोगों द्वारा आक्रमण ज़्यादातर अपने विशेष यानी अकाल के अभाव में, यानी जब खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ऐसे समय में करते थे। साथ ही वह हमले मैदानों में बसे हुए समुदाय पर अपनी ताकत को दिखाने का भी इनका एक तरीका था। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में।
ताकत का मतलब है कि हम आपसे ताकतवर हैं। ये इसलिए भी हमला करते थे और क्या। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ-साथ अपनी राजनीतिक संबंध को भी देखो, अभी हमला करते थे, तो जब भी व्यापारी लोग इधर से गुज़रते थे या वो लोग भी आते थे, तो वो लोग भी मैदानी इलाके के लोग भी समय-समय पर इन्हें टैक्स देते थे। हम पे हमला मत करना, हम आपको टैक्स दे देंगे। तो डाकू लोग करते थे मेला फ़िल्म में। आ रही बात समझ में? तुम्हारे चंबल में होता है ना, बाकी जगह नहीं होता भाई। ठीक है भाई, मैदानों में रहने वाले ज़मींदार अक्सर देखो लिखा भी हुआ है, मैदानों में रहने वाले ज़मींदार अक्सर पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। खिराज का मतलब है उन्हें कुछ न कुछ देते थे टैक्स के रूप में और इससे शांति बहाल हो जाती थी कि हाँ भाई हम हमला नहीं करेंगे, आपने इज्जत से सामान दे दिया। इस प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्ते का इस्तेमाल करने का अनुमति प्राप्त कर लेते थे। उन्हें कुछ पथकर कहा करते थे। देखो, कुछ लोग उस रास्ते से जब जाते थे, तो उन्हें टैक्स दे देते थे और ये पथकर था। पथ का मतलब रास्ता, कर का मतलब टैक्स, पथ पे जाने का टैक्स। और जब ऐसा पथकर पहाड़ियों के मुखियाओं को मिल जाता था, तो व्यापारियों की रक्षा करते थे और इसे यह भरोसा भी दिलाते थे कि कोई भी उसका माल क्या नहीं करेगा, नहीं लूटेगा। आगे देखो, आगे कहता है कि इस प्रकार कुछ ले देकर शांति लंबे समय तक नहीं चली। क्यों? क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये समय ऐसा आ गया कि भाई जो अब अंग्रेज लोग क्या करते थे? अंग्रेज लोगों को तो ज़मीन से टैक्स चाहिए। अब पहाड़ी लोगों को टैक्स दोगे तो आप अंग्रेजों को क्या टैक्स दोगे? तो इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। अब होगी लड़ाई। अब अंग्रेजों के लिए भी दिमाग में बात आ गई यार कि भाई ये लोगों की भी क्या गलती है यार, ये तो खेती कर ही रहे हैं। अगर ये इतने ज़्यादा कुशल तो है नहीं कि ये हमला कर सकते हैं उन पे। या तो खेती करवा लो, इनसे लड़वा लो। तो अंग्रेजों ने नहीं, पहाड़ी लोग तो हमला करते ही थे। पहाड़ी लोगों से बचाव करने के लिए मैदानी इलाकों के अंग्रेजों ने तरकीब अपनाई कि यहाँ पर हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो जंगली टाइप के हों, लेकिन मेहनती बहुत हों। तो इसीलिए वो वहाँ पर संथालों को लाते हैं कि अब संथाल वहाँ पर रहने लगे, जंगलों को साफ करने लगे। अब जब पहाड़ी लोग इन पे हमला करते ना संथालों को, संथाल उन्हें भगा भगा के मारते थे और उनकी जमीन भी कब्जा लेते थे। शेर को भी मिल रहे सवा शेर अब। हाँ, पहाड़ी लोगों की बात हो रही है, उन्हीं लोगों के खिलाफ। देखो क्या कहते हैं, कहता है अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई का काम को प्रोत्साहन किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था जंगल में फालतू के पेड़ पौधे हैं, पहली बात तो इनको साफ करेंगे तो कृषि क्षेत्र बन गया, उस पर खेती होगी तो उसका भी टैक्स मिलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? जमींदारों और जोतदारों ने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया, यानी जो खाली जमीन थी उन पे भी खेती होने लगी। अंग्रेजों के लिए स्थायी स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि राजस्व के स्रोत में वृद्धि हो जाती। अब अंग्रेजों के लिए जरूरी था कि भाई जमीन को बढ़ाओ, चाहे जो जमीन खाली पड़ी उस पर खेती कराओ, जैसा कि जोतदार और जमींदार दोनों करा रहे हैं। दूसरी बात, जो जमीन जंगल की है उसको भी खाली करवाओ, कोई फायदा नहीं, उसको भी उस पर भी खेती कराओ, क्योंकि इससे क्या होगा, फसल ज्यादा उत्पादन होगी, फसल ज्यादा होगी तो निर्यात होगा, निर्यात होगा तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो भी टैक्स मिलेगा और स्थानीय सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती है। और इससे क्या है कि जो जंगली बर्बर लोग हैं उनको भी खत्म किया जा सकता है फिर धीरे धीरे। वे जंगल को उजाड़ मानते थे। अंग्रेजों का कहना था कि जंगल अच्छा नहीं है, जंगल के लोग असभ्य हैं। और वनवासी, वनवासी मतलब जंगलवासी कैसे हैं? असभ्य हैं, बर्बर हैं, उपद्रवी हैं, क्रूर हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। क्रूर, जिसमें क्रूर क्रूर तो उपद्रवी जो तो उपद्रव करते हो, हाँ बर्बर हो, जिन पर शासन करना काफी कठिन था, इसीलिए उन्होंने उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जंगलों को साफ कर देना और वहां पर खेती कर दें तो दोनों प्रॉब्लम साफ हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम वनवासी, जंगलवासी, दूसरी प्रॉब्लम खेती बाड़ी और बढ़ जाएगी तो और ज्यादा टैक्स आएगा, है ना। तो जंगल के लोगों को पालतू और सभ्य बनाना होगा। उसके लिए उनको पहला तरीका तो ये था कि जंगल के लोगों से ही बोल दे चलो भाई खेती करो, इन सबको छोड़ दो। जंगल वाले तो मानने को तैयार नहीं थे, कोई भी अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी बात उनके पास ये था कि उनको अब या तो वो इज्जत से मान जाए या उससे मनवा लो। तो सभ्य और पालतू बनाना होगा, शिकार का काम छुड़वाकर उनसे खेती बाड़ी का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। ज्यो ज्यो यानी जैसे जैसे स्थायी खेती का विस्तार होता गया, जंगल के चरवाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया, यानी जैसे जैसे खेती बढ़ी जंगल का इलाका छोटा होने लगा, है ना। इससे पहाड़ी लोगों की जो जीवन है वो तेजी से प्रभावित होने लगा और उनको उनके बीच में, पहाड़ी लोगों और जो खेतीहर लोग थे उनके बीच में झगड़ा बढ़ गया। पहाड़ी लोग पहले ही अधिक नियमित रूप से गांव के बसे पर, जो गांव के लोग जो थे यानी जो बाहरी लोग थे जो खेती बाड़ी करते थे उन पे हमला करते ही रहते थे, ये स्थानीय लोग उन लोगों पर, है ना।
ग्रामवासियों से अनाज और पशु की छीना झपट कर लेते थे और औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू करने की भ्रमक कोशिश करी। नहीं, बहुत प्रयास किए अंग्रेजों ने, कंपनियों ने कि भाई इनको काबू कर लें, परंतु ऐसा करना आसान नहीं हुआ। ऐसा आसान नहीं हुआ, ऐसा आसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहाड़ी लोग इनसे सोच से ज़्यादा तेज थे। फिर उन्होंने सोचा हमारे तो बस की नहीं है, ज़रूर हमको ऐसे लोगों को लाना होगा जो इनसे लड़ सके। तो कहता है 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली। उन्होंने शिकार और संग्रह करने लगे, नहीं वहां पर क्या करने लगे, शिकार करने लगे, संहार करने लगे, लोगों को देखते ही मारने लगे। और 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर, ठीक है भाई, भागलपुर मेरी मम्मी का गांव है भागलपुर, ठीक है भाई। तो भागलपुर का जो कलेक्टर है जिसका नाम क्या है आपका, अगस्टस, आपका क्लीवलैंड, है ना, क्लीवलैंड, इन्होंने शांति स्थापना का प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा पहाड़ी लोगों के सामने कि भाई शांति स्थापित कर लेते हैं, ना हम तुम पे हमला करेंगे ना तुम हम पे हमला करना, लेकिन खेती बाड़ी धीरे धीरे करेंगे। बताओ, इस तरीके से तो खेती, ना तो जमीन का तुम अच्छे से लाभ ले पा रहे और तुम दूसरों पे जब हमला कर रहे हो तो उसकी सुरक्षा भी तो भंग कर रहे हो, ये तो गलत बात है। अब इसके अनुसार मुखिया को 1 वर्ष का भत्ता दिया जाना था। देखो, भागलपुर का जो कलेक्टर है उसने संधि कर ली, संधि क्या कर ली कि तुम्हें 1 साल का क्या करेंगे, टैक्स दे देंगे पहाड़ी लोगों को, तुमको हमला नहीं करना, और उसके बदले में वे अपने आदमियों को चाल चलन ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी थी। और ये आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे, अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे, दूसरों पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन बहुत से जो पहाड़ी मुखियों से भत्ता लेने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ना ना भाई, हमको कोई भत्ता नहीं चाहिए, हम तो अपनी मनमर्जी से हमला करेंगे, ठीक है भाई। और साथ ही साथ में बहुत सारे मुखिया ऐसे थे जो अगर इस बात का विरोध करते थे तो मुखिया को ही हटा देते थे वे लोग, गाँव के लोग। औपनिवेशिक शासन वेतनभोगी बन जाने के लिए उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी वेतन मुखिया माना जाने लगा। अब देखो, अंग्रेजों ने ये तक भी कह दिया कि आप हमारे हिसाब से काम करो, हम आपको सैलरी देंगे, सैलरी बेस आपको, पहाड़ी लोगों को। जब शांति स्थापना करने के अभियान चलते रहे तभी पहाड़ी लोगों ने अपनी शत्रुता और सैन्य बल को बचाने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखी। और इसी के भीतर देखो कहता है कि भाई वहां पर वो शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमले की तैयारी कर रहे हैं। 1810 से 11 के टाइम पे बुकानन इस क्षेत्र पे यात्रा की थी उसने, आपसे पेपर में आ भी सकता है कब यात्रा करी थी। और स्वाभाविक था कि पहाड़ी लोग बुकानन को संदेह की निगाह से देखते थे और शांति स्थापित करने के अभियान में वो उनको क्रूरतापूर्ण दमन यादों के कारण मन में धारणा बन गई थी। उन्होंने ये धारणा बना ली थी कि अंग्रेज अच्छे नहीं है, और ये जो आया भी है बुकानन, ये उनका क्या है, खबरी है, जो यहाँ पर आया है सर्वेक्षण के बहाने यहाँ पर आया है, वो यहाँ की जांच करके जाएगा, वहां पर सारी बातें बताएगा। अरे बात समझ में। और आगे चल के क्या होगा कि भाई इन क्षेत्रों पर जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, घुसपैठ करने लगेंगे। उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि भाई प्रत्येक गोरा आदमी वो क्या कर रहा है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, उनसे उनके जंगल छीन लेगा, उनकी जमीन छीन लेगा। वो पुश्तैनी जीवन शैली जो सदियों से वहां पर रहते आए वो उनसे अब शायद उनके छीन लिए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा था। कहता वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें नए खतरे की सूचना मिली। किसकी, नए खतरे की उनको क्या मिलती है, सूचना मिलने लगी थी। और वे क्या था, संथाल लोगों का आगमन। कौन आ गए, संथाल लोगों का आगमन हो गया। जंगल पहाड़ी लोग ने, ये झारखंड की गुंजरिया की पहाड़ियां थी, वहां से आए थे, फिर आएगा इसमें कि संथाल लोग जंगलों का सफाया करते हुए इमारती लकड़ी को काट रहे थे। और देखो, पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट के जंगलों को साफ कर रहे हैं, और जंगलों को साफ करने के बाद में इमारती लकड़ी देखो फर्नीचर वगैरह बनाने के काम आ रही है। और साथ ही साथ वहां पर अब चावल कपास जैसे भी खेती उस पर हो सकती है, उन खेती के लिए उसको प्रोत्साहन करते हैं। और साथ ही साथ में जंगल की तरफ अंदर की तरफ घुसते चले जा रहे हैं, क्योंकि संथाल बासिंदे निचली, बासिंदे का मतलब होता है मूल निवासी, निचली पहाड़ियों पर उन्होंने अपना कब्जा भी कर लिया, नीचे के इलाके जो थे पहाड़ियों के, क्या कहता है आगे, जमा लिया था। आगे कहता है इसीलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर हटना पड़ा। ये जो पहाड़ी लोग थे उनको पीछे जाना पड़ा, क्योंकि संथालों ने कब्जा कर लिया। पहाड़ियों अपनी जो झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसीलिए कुदाल पहाड़ी लोगों का जीवन का प्रतीक बन गई। याद
रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि कुदाल किसका प्रतीक है, तो पहाड़ी लोगों के जीवन का, पहाड़ी लोगों के जीवन का। आगे बात समझ में। और संथाल जो है वो हल है, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते थे, वो पूरी शक्ति से खेतों को जोतते थे। आगे बात समझ में। देखो लिखा है कि हल नए बाशिंदे यानी संथाल की शक्ति का प्रतिनिधित्व माना गया होगा, और हल और कुदाल के बीच में लंबी लड़ाई चली। लंबी लड़ाई इसलिए चली क्योंकि दोनों के बीच में पंगा हो जाता है, मैटर हो जाता है। अभी देखो क्या हो जाता है। 1810 के दशक में बुकानन ने गुंजरिया की पहाड़ियों, जो कि राजमहल की पहाड़ियों की श्रृंखलाओं का एक भाग था, उसको पार करके आगे की चट्टानों के प्रदेशों के बीच निकल कर वह गांव पहुंचा। वैसे तो ये पुराना गांव था, उसके आसपास जमीन खेती लायक करने अभी अभी साफ की गई थी। ठीक है भाई, गुंजरिया की पहाड़ियों पे गया है वो, जो कि राजमहल की पहाड़ियों को पार करके, और ऐसा लग रहा है कि वो जमीन अभी हाल फिलहाल में ही खेती लायक बनाई गई है। हाँ, ये वही जगह है। कहता है यह वह भूदृश्य देखकर पता चलता है कि मानव श्रम समुचित, यानी मनुष्य कितना मेहनती हो सकता है, पेड़ों को काटना, उसको हटाना एक जगह से दूसरी जगह। तो ये इस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया, और उस क्षेत्र की काया पलट हो गई। देखो कहता है कि भाई जो गुंजरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई, जिससे पता चलता है कि इससे कितने शानदार इलाकों में बदला जा सकता है, पहाड़ी के इलाकों को। यहाँ पर बुकानन कहता है मैं सोचता हूँ कि इतनी सुंदर और समृद्ध विश्व के किसी के पास क्षेत्र जैसे विकसित किए जा सकते हैं, यानी बिना कोई बड़ी टेक्नोलॉजी के, मानव श्रम से कोई इतनी अच्छी तरीके से कोई क्षेत्र, जो जंगल क्षेत्र है उसको काट कर खेती लायक जमीन बना सकता है, ऐसा वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ की जमीन जो है आपका अलपता चट्टानी थी, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, और बुकानन ने उतनी ही बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं नहीं देखी जैसा कि यहाँ पर उगी। पूछने पर तंबाकू की भी खेती होती है, उससे पूछने से पता चलता है कि संतालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली। यानी संताल पहले छोटे क्षेत्रों में खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों को भी वो साफ करने लगे। वह लगभग इस इलाके के पास कब आए थे? सन 1800 के आसपास आए थे, और उन्होंने वहां पर रहने वाले लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, यानी वहां के क्षेत्रों से लोगों को हमला करके उनको भगा दिया, और उस क्षेत्र पे फिर वो क्या करते हैं, बस जाते हैं। संथाल लोगों ने राजमहल की पहाड़ी कैसे पहुंचे? देखो नीचे बता रहा है, क्या कहता है, संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे, और जमींदार लोगों के लिए खेती के लिए नई भूमि तैयार करते थे। इनको बेसिकली इसलिए लाया गया था, पहले जमीन को खेती के लिए तैयार करना है, ठीक है, पेड़ों वेड़ों को काटना है, जलाना है, फिर वहां पर खेती करनी है। ठीक है, उन्हें भाड़े पर रखते थे, भाड़े का मतलब किराए पे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें, जो आपके राजमहल की पहाड़ियां थी, जंगल के जो महल थे, उनमें बसने के लिए उनको बुला दिया गया था। ठीक है भाई, इसको बाकी हम कल पढ़ेंगे। संथालों को भाड़े पे रखा जाता था। ठीक है।